जरा कल्पना कीजिए कि अम, एक बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारत का निर्माण हो रहा है। अच्छा। तो जब इंजीनियरिंग की बात आती है ना, तो वहाँ हर चीज़ की एक बहुत ही स्पष्ट और मतलब सटीक माप होती है। ज़मीन के नीचे कंक्रीट कितनी गहराई तक जाएगा या फिर स्टील के पिलर कितना वजन सह सकते हैं, ये सब कुछ गणितीय रूप से तय होता है। हाँ बिल्कुल, भौतिक दुनिया में ये चीजें बहुत ठोस होती हैं। सही कहा। अगर नींव में कोई मामूली सी भी दरार है तो कोई एक्सरे या लेजर स्कैन तुरंत बता देगा कि गड़बड़ कहाँ है। मतलब स्थिति बिल्कुल साफ होती है। या तो नींव मजबूत है या फिर वो टूट रही है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। और इंसान का दिमाग ना हमेशा से इन्हीं मापने योग्य और ठोस चीजों की तलाश में रहता है। बिल्कुल। हमें हमें चीजों को श्रेणियों में बांटना और एक ठोस जमीन पर खड़े होना बहुत सुरक्षित महसूस कराता है। हाँ बिल्कुल। और इंजीनियरिंग की दुनिया में ये बहुत अच्छी तरह काम भी करता है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण या भौतिकी के नियम मतलब वो कभी नहीं बदलते। लेकिन अरे, यही तो पेंच है। तब क्या होता है जब हम ईंट और सीमेंट की इस दुनिया से बाहर निकलकर मानवीय विचारों या धारणाओं और नैतिकता की नींव बनाने की कोशिश करते हैं? वहां सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। जब हम इस अमूर्त दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वो सटीक लेजर स्कैन वाली मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। तस्वीर पूरी तरह से धुंधली होने लगती है। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य केंद्र यही विरोधाभास है। हाँ, और आज हमारे पास दो बहुत ही मतलब अलग अलग लेकिन दिलचस्प स्रोत हैं इसे समझाने के लिए। एकदम सही। हमारा मिशन ही आज इन दोनों को स्पष्ट रूप से समझाना है। एक तरफ हमारे पास नैतिकता के दर्शन का वो विस्तृत क्षेत्र है जो हमें यह दिखाता है कि सही और गलत के लिए एक निष्पक्ष आधार खोजना कितना मुश्किल है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक बिल्कुल आधुनिक शैक्षिक ढांचा है, ए खटाना की जेएनएआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी का काम। ये हमें दिखाता है कि ज्ञान हासिल करने के मामले में हम एआई की मदद से एक परफेक्ट और मतलब मापने योग्य बेसलाइन कैसे बना सकते हैं। हाँ, ये दोनों स्रोत दर्शन शास्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच का एक बहुत ही गहरा विरोधाभास सामने लाते हैं। हाँ, तो चलिए पहले उस अमूर्त क्षेत्र से शुरू करते हैं जहां नींव बनाना सबसे कठिन है, मानवीय नैतिकता। देखिए, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में विशेष रूप से नैतिकता में एक ठोस नींव खोजने की जो ये ऐतिहासिक कोशिश है ना, उसे बुनियादवाद या फाउंडेशनलिज्म कहा जाता है। फाउंडेशनलिज्म मतलब बुनियादी आधार खोजना। हाँ बिल्कुल। इसे सिर्फ एक सिद्धांत मत मानिए, ये सदियों से चले आ रहा है एक दार्शनिक जुनून की तरह है। ये उन पहले सिद्धांतों यानी फर्स्ट प्रिंसिपल्स की तलाश है जो इतने स्वयं स्पष्ट और निर्विवाद हों कि उन पर शक करने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। जैसे गणित में 2 और 2 4 होते हैं। बिल्कुल। दार्शनिक एक ऐसा अंतिम सच खोजना चाहते हैं जिस पर मानव समाज के पूरे नैतिक ढांचे को बिना किसी संदेह के खड़ा किया जा सके। ठीक उसी तरह जैसे भौतिकी में न्यूटन के नियम काम करते हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? मतलब अगर हम विज्ञान और तथ्यों का सहारा लें तो क्या हम ये तय नहीं कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या है? इतना आसान नहीं है। देखिए, अगर मैं जीव विज्ञान और विकासवाद यानी इवोल्यूशन के सिद्धांत को देखूं, तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि इंसान एक प्रजाति के रूप में स्वाभाविक रूप से जीवित रहना चाहता है ना? हाँ, वो एक तथ्य है। और विकासवाद हमें सिखाता है कि जो प्रजातियां एक दूसरे का सहयोग करती हैं, वो लंबे समय तक टिकती हैं। तो ये दुनिया का क्या है या इज है। सही। तो क्या हम सीधे तौर पर ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि क्योंकि हम जीवित रहना चाहते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की जान बचानी चाहिए, जो कि एक नैतिक मूल्य है, एक ought है, यानी क्या होना चाहिए। ऐसा सोचने में भला क्या खराबी है? यह तर्क सुनने में बहुत ही व्यावहारिक लगता है, मतलब आम जिंदगी में हम ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ी खाई में गिर जाता है। अच्छा, वो कैसे? दर्शन शास्त्र में इसे तथ्य मूल्य का अंतर या फैक्ट वैल्यू डिस्टिंक्शन कहा जाता है। डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों ने बिल्कुल ये बहुत स्पष्ट किया है कि हम दुनिया के तथ्यात्मक विवरणों से नैतिक दावों को तार्किक रूप से प्राप्त कर ही नहीं सकते। मतलब इससे ought तक नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। जब हम विकासवाद के उस तथ्य से कि इंसान जीवित रहना चाहता है यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो हम अनजाने में एक तार्किक छलांग लगा रहे होते हैं। और इस छलांग को प्रकृतिवादी भ्रांति या नेचुरलिस्टिक फाइलेसी का नाम दिया गया है।
अरे तो मतलब प्रकृति हमें ये तो बता सकती है कि चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन ये नहीं बता सकती कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। एकदम सही। अगर मैं इसे उस इमारत वाले उदाहरण से जोड़ूं जो मैंने शुरू में दिया था, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दलदल के ऊपर एक बहुत भारी घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। मान लीजिए कि विज्ञान और हमारे सारे प्राकृतिक तथ्य हमारे घर की ईंटें हैं, और हमारे मूल्य जो हमारे वैल्यूज हैं वो सीमेंट है जो उन ईंटों को एक साथ जोड़कर रखेंगे। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जो बात आप कह रहे हैं वो मूल रूप से ये है कि ये ईंटें और ये सीमेंट आपस में रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया ही नहीं करते, वे चिपक ही नहीं सकते। हाँ, ये दलदल और ईंट सीमेंट वाला विचार इस समस्या की जड़ को बहुत अच्छी तरह पकड़ता है। देखिए, तथ्य हमें बताते हैं कि अगर किसी को ऊंचाई से धक्का दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिरेगा और उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। हाँ, वो भौतिक ही है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक जैविक और भौतिक तथ्य है। लेकिन विज्ञान का कोई भी उपकरण, कोई भी माइक्रोस्कोप या गणितीय समीकरण ये साबित नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति को ऊंचाई से धक्का देना नैतिक रूप से बुरा है। इसे किसी लेजर स्कैन से मापा जा सके। इसे केवल खुशी, अस्तित्व या सामाजिक सहमति जैसे प्राकृतिक तथ्यों तक सीमित नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज हमें विकास में मदद करती है, इसका मतलब तार्किक रूप से ये नहीं है कि वो चीज अपने आप में नैतिक रूप से अच्छी है। बाप रे, ये तो एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा करता है। मतलब हमारे पास नैतिकता की शुरुआत करने के लिए कोई एक मापक यंत्र या कोई ठोस जमीन ही नहीं है। हम वास्तव में हवा में ही महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये इज और ऑट की खाई काफी नहीं थी, तो मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि नैतिकता के ढांचे में एक और बहुत बड़ा दार्शनिक संकट सामने आता है, नियतिवाद और जिम्मेदारी का टकराव। हाँ, ये शायद नैतिकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस टकराव को समझने के लिए हमें नैतिकता के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को देखना होगा, जिसे चाहिए का अर्थ है कर सकना, यानी ऑट इम्प्लाइज कैन कहा जाता है। ऑट इम्प्लाइज कैन मतलब अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तभी मुझे वो करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी नैतिक दायित्व या जिम्मेदारी केवल और केवल तभी मान्य होती है जब किसी व्यक्ति के पास उस कार्य को करने या न करने की वास्तविक स्वतंत्रता हो। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, लेकिन किनारे पर जो खड़ा व्यक्ति है वो तैरना ही नहीं जानता या उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो उस पर बचाने की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती। एकदम सही। जिम्मेदारी के लिए उस काम को करने की क्षमता और स्वतंत्रता का होना अनिवार्य है। से तर्क संगत और न्यायपूर्ण लगती है। मतलब अगर कोई इंसान कुछ कर ही नहीं सकता तो उसे न करने के लिए दोषी कैसे ठहराया जाए? लेकिन मुझे लगता है कि दर्शन शास्त्र इस साधारण सी बात को भी उलझा देने वाला है। समस्या कहाँ पैदा होती है? समस्या पैदा होती है सख्त नियतिवाद या स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिज्म के वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार से। अच्छा, ये क्या है? सख्त नियतिवाद ये मानता है कि ब्रह्मांड में होने वाली हर एक घटना, जिसमें इंसान के विचार, उसकी इच्छाएं और उसके कार्य भी शामिल हैं, वो पहले से मौजूद कारणों का एक अनिवार्य परिणाम है। मतलब सब कुछ पहले से तय है? एक तरह से हाँ। यदि हम न्यूरोकेमिस्ट्री और भौतिकी के नजरिए से देखें तो इंसान का दिमाग रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक समूह है। बिग बैंग से लेकर आज तक हर चीज एक अंतिम चेन रिएक्शन का हिस्सा है। एक कारण दूसरे को जन्म देता है और वो दूसरे को। अरे बाप रे! तो अगर हम इस सख्त नियतिवाद को सच मान लें तो ये कुछ ऐसा है जैसे ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी रेल की पटरी है और इंसान उस पटरी पर दौड़ती हुई एक ट्रेन है। बहुत सटीक उपमा है। यदि हमारी हर क्रिया, हमारे न्यूरॉन्स की हर फायरिंग, हमारे पर्यावरण और जेनेटिक्स के कार्य कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट रूपी पटरियों पर पहले से ही तय है, तो उस ट्रेन के ड्राइवर को किसी दुर्घटना के लिए कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब अगर ड्राइवर के हाथ में कोई स्टीयरिंग व्हील है ही नहीं और उसके पास पटरी बदलने का कोई वास्तविक विकल्प ही मौजूद नहीं था, तो उस पे जिम्मेदारी कैसी? क्या ये नैतिकता की पूरी धारणा को ही नष्ट नहीं कर देता? बिल्कुल कर देता है। ये नैतिकता की नींव पर सबसे बड़ा प्रहार है। यदि सख्त नियतिवाद सच है तो ये स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल को महज एक भ्रम बना देता है। और जैसा कि हमने अभी बात की, चाहिए का अर्थ है कर सकना। हाँ, जब विकल्प चुनने की स्वतंत्रता ही नहीं है तो जवाबदेही कैसी? अगर कोई इंसान एक जटिल जैविक मशीन की तरह सिर्फ पूर्व प्रोग्राम किए गए तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है, तो सही या गलत चुनने का सवाल ही कहाँ उठता है?
ऐसी स्थिति में किसी को सजा देना या इनाम देना तार्किक रूप से बेमानी हो जाता है। ये सच में एक बहुत ही निराशाजनक और मतलब दिमाग चकरा देने वाली स्थिति है। दर्शन शास्त्र ने हजारों सालों में हमें ये तो बता दिया कि इंसानी नैतिकता में एक मापनी योग्य शुरुआती बिंदु या बेसलाइन खोजना लगभग असंभव है। हाँ, वहाँ कोई स्पष्ट डेटा नहीं है। कोई एक्सरे मशीन नहीं है जो बता सके कि सही क्या है। लेकिन अले, यहीं से हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचते हैं। अच्छा। दर्शन शास्त्र ने मानवीय नैतिकता को मापने में भले ही हार मान ली हो, लेकिन क्या होगा अगर हम इंसानी सोच के दूसरे हिस्से यानी हमारे ज्ञान की बात करें? क्या होगा अगर हम एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ें जहां इस बेसलाइन को मापना न केवल संभव है, बल्कि आधुनिक तकनीक ने उसे एक पूरी तरह से परफेक्ट और गणितीय सिस्टम में बदल दिया है? ये एक बहुत ही सटीक विरोधाभास है। जहां दर्शन शास्त्र का अमूर्त क्षेत्र बेसलाइन खोजने में संघर्ष कर रहा है, वहीं ज्ञान और शिक्षा की वास्तुकला में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई ने इस समस्या को पूरी तरह से सुलझा लिया है। ज्ञान को मापना अब कोई दार्शनिक पहेली नहीं रही। बिल्कुल, और यही कारण है कि हम अपने दूसरे स्रोत की गहराई में जा रहे हैं। हम ए खटाना द्वारा विकसित लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर पहल की बात कर रहे हैं। ये ढांचा बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, ये कोई हवाई विचार नहीं है, बल्कि सीखने की वास्तुकला, जिसे आर्किटेक्चर ऑफ लर्निंग कहते हैं, उसका एक बहुत ही ठोस और इंजीनियरिंग जैसा ढांचा है। ये सिर्फ किताबें पढ़ने के बारे में नहीं है ना? एकदम नहीं। इस ढांचे की सबसे बड़ी खूबी इसका पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर है। पेयर्ड लर्निंग मतलब जोड़ियों में सीखना। हाँ, लेकिन इंसानों की जोड़ी नहीं। देखिए, पारंपरिक शिक्षा में अक्सर लोग सिर्फ जानकारी को निष्क्रिय रूप से पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन खटाना का ये ढांचा इस सिद्धांत पर काम करता है कि जानकारी को ग्रहण करना और उसका परीक्षण करना एक साथ चलना चाहिए। तो इसके पहले स्तर को क्या कहते हैं? इसे लेवल 1 फाउंडेशन कहा गया है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक रैपिड रिसर्च डायग्नोस्टिक लेयर शामिल है। रैपिड रिसर्च मतलब बहुत तेजी से जानकारी खोजना। हाँ, सीखने की शुरुआत महीनों तक किताबें खंगालने से नहीं होती। इसके बजाय नोटबुक एलएम जैसे एआई उपकरणों का उपयोग करके किसी भी विषय पर तेजी से जानकारी जुटाई जाती है। एआई उस जानकारी के दृश्य माइंड मैप बनाता है और ऑडियो वीडियो स्पष्टीकरण तैयार करता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस माइंड मैप को सिर्फ देखकर छोड़ नहीं दिया जाता। स्रोत स्पष्ट रूप से समझाता है कि जानकारी पढ़ने के ठीक बाद बिना कोई देरी किए 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यूज का एक परीक्षण लिया जाता है। बिल्कुल। और ये परीक्षण सीधे उस माइंड मैप से उत्पन्न होता है। अब यहाँ एक मेरा सवाल है, ये तुरंत परीक्षण क्यों? मतलब क्या दिमाग को जानकारी पचाने का समय नहीं मिलना चाहिए? यही तो कैच है। न्यूरोलॉजी के नजरिए से जब हम कोई चीज सिर्फ पढ़ते हैं तो दिमाग उसे बहुत ही सतही स्तर पर प्रोसेस करता है, जैसे बस नजर मारना। हाँ, लेकिन जब तुरंत एक परीक्षण लिया जाता है तो दिमाग को जानकारी वापस लाने, जिसे रिट्रीव करना कहते हैं, उसके लिए मजबूर होना पड़ता है। ये रिट्रीवल प्रैक्टिस दिमाग में नए और बहुत मजबूत न्यूरल पाथवे बनाती है। अरे वाह! ये सिर्फ याददाश्त का परीक्षण नहीं है, बल्कि ये एक सटीक बेसलाइन असेसमेंट है जो बताता है कि दिमाग ने असल में कितना समझा है। और इसका जो स्कोरिंग सिस्टम है वो मैंने देखा बहुत ही स्पष्ट और गणितीय है। ये सिस्टम ये तय कर देता है कि सीखने वाला किस स्तर पर खड़ा है। हाँ, बहुत सटीक है। अगर 10 में से 0 से 3 उत्तर सही हैं, तो वो शुरुआती या बिगिनर है, जिसका मतलब है कि बुनियादी बातों पर बहुत काम करने की जरूरत है। सही। 4 से 7 सही उत्तर का मतलब है मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट स्तर, जहां विषय की थोड़ी बहुत समझ है लेकिन स्पष्टता की कमी है। और 8 से 10 सही उत्तर का मतलब है उन्नत या एडवांस्ड स्तर, जहां ज्ञान की नींव बहुत मजबूत है। बिल्कुल। अगर मैं इसके काम करने के तरीके को देखूं ना, तो ये मुझे एक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की याद दिलाता है। जीपीएस? वो कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी जीपीएस कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, वो सही रास्ता तब तक नहीं बता सकता जब तक उसे आपकी वर्तमान सटीक लोकेशन ना पता हो। हाँ, ये तो है। ये एआई ढांचा भी तो उन 10 सवालों के जरिए ज्ञान की दुनिया में एक तरह से हमारी वर्तमान लोकेशन यानी बेसलाइन तय कर रहा है।
बिना इस बेसलाइन को जाने सीधा एडवांस किताबें पढ़ना मतलब हवा में तीर चलाने जैसा है। जीपीएस की ये तुलना बहुत ही प्रासंगिक है, मतलब एकदम सटीक बैठती है। लेकिन इस ढांचे का एआई सिर्फ लोकेशन नहीं बताता। अच्छा, कल्पना कीजिए कि एक जीपीएस न केवल ये जानता है कि कोई इंसान कहाँ खड़ा है, बल्कि वो ये भी जानता है कि उसे रास्ते में किन-किन गड्ढों या मोड़ों पर परेशानी होती है, और वो जीपीएस सिर्फ उन गड्ढों को भरने के लिए एक नई सड़क बना देता है। अरे ये तो कमाल है। यहीं से लेवल 2 यानी सक्रिय सीखना या एक्टिव लर्निंग की शुरुआत होती है। एक बार बेसलाइन स्थापित हो जाने के बाद एआई सिस्टम उन 10 प्रश्नों के परिणामों का विश्लेषण करता है। मतलब वो कमजोरियां ढूंढता है। हाँ, ये पता लगाता है कि माइंड मैप के किन विशेष हिस्सों या नोड से जुड़े उत्तर गलत हुए थे। यानी सिस्टम एल्गोरिदम के जरिए ज्ञान की कमजोर कड़ियों को पहचान लेता है। फिर वो पूरी किताब दोबारा पढ़ने को नहीं कहता। तो फिर क्या करता है? वो केवल उन्हीं कमजोर क्षेत्रों को लक्षित करके अनुकूलित या कस्टमाइज्ड क्विज बनाता है। ये तो समय और ऊर्जा बचाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मतलब जो चीज़ पहले से आती है उस पर बार बार समय बर्बाद करने के बजाय सारा ध्यान उस लेजर स्कैन की तरह केवल दरारों को भरने पर है। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया के बाद लेवल 3 आता है, जिसे महारत या मास्टरी कहा जाता है, जहाँ ज्ञान को पक्का किया जाता है। हाँ, जब कमजोरियां दूर हो जाती हैं तो ज्ञान को पक्का करने के लिए जटिल तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें ब्लॉक शैली में जानकारी का सिंथेसिस, उच्च वॉल्यूम वाले स्मार्ट फ्लैश कार्ड्स का उपयोग और इन्फोग्राफिक्स के जरिए त्वरित रिवीजन शामिल है। और इसके अंत में भी कुछ होता है ना? हाँ, अंत में एक फाइनल मूल्यांकन होता है जो ये मापता है कि गति और वैचारिक स्पष्टता में गणितीय रूप से कितना सुधार हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ एक चक्रीय प्रक्रिया, मतलब एक लूप लगातार काम कर रहा है। स्रोत भी इसे एक कोर लर्निंग लूप के रूप में परिभाषित करता है। सीखें, परीक्षण करें, आकलन करें, मजबूत करें और प्रगति करें। लर्न, टेस्ट, असेस, स्ट्रेंथन, प्रोग्रेस। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी शंका व्यक्त करना चाहूंगी। बताइए। ये लगातार परीक्षण करना, हर कदम पर एआई द्वारा मूल्यांकन किया जाना और बार बार अपनी गलतियों और कमजोरियों का सामना करना, क्या ये पूरा चक्र एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा थकाऊ नहीं हो जाएगा? ये सवाल तो उठना लाजमी है। मतलब ये कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी को एक ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए छोड़ दिया गया हो, जहां इंसान पसीना तो बहुत बहा रहा है, भाग तो बहुत रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। क्या ये मानसिक तनाव नहीं बढ़ाएगा? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए, पारंपरिक शिक्षा में परीक्षण को हमेशा एक सजा या डर के रूप में देखा गया है। हाँ, एग्जाम के नाम से ही पसीने छूटते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस कोर लर्निंग लूप में परीक्षण का उद्देश्य सजा देना नहीं है। इसे एक ट्रेडमिल के रूप में देखने के बजाय एक सीढ़ियों के रूप में, मतलब एक स्टेयरकेस के रूप में देखना कहीं अधिक सटीक होगा। सीढ़ियां? कैसे? ट्रेडमिल सच में इंसान को एक ही जगह पर थका देती है, लेकिन इन सीढ़ियों में हर एक परीक्षण और हर एक आकलन यह सुनिश्चित करता है कि सीखने वाला पिछले स्तर से एक कदम ऊपर उठ चुका है। मतलब प्रोग्रेस दिखती है। हाँ, जब एआई सिस्टम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कोई शुरुआती स्तर से शुरू करके अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए महारत की ओर बढ़ रहा है, तो यह थकान पैदा नहीं करता। अच्छा, तो ये मोटिवेट करता है? हाँ, इसके विपरीत यह एक बहुत ही स्पष्ट प्रगति की भावना देता है, जो मानसिक भार यानी कॉग्निटिव लोड को कम करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के दोनों पहलुओं को एक साथ लाएं, तो हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर आती है। वो क्या? एक तरफ हमारे पास दर्शन शास्त्र का हजारों साल पुराना क्षेत्र है, जो आज तक इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि क्या अच्छा है और क्या सही है, इसका कोई ठोस और मापने योग्य ढांचा कैसे बनाया जाए। वहां तथ्य और मूल्य आपस में जुड़ते नहीं हैं और नियतिवाद उस जिम्मेदारी को ही खत्म कर देता है जिस पर नैतिकता टिकी है। हाँ, दर्शन शास्त्र में नींव को मापना एक ना सुझने वाली पहेली बनी हुई है। बिल्कुल। और ठीक दूसरी तरफ हमारे पास शिक्षा और एआई का एक बिल्कुल आधुनिक ढांचा है। इस ढांचे ने यह डिकोड कर लिया है कि मानव मस्तिष्क में ज्ञान की नींव को कैसे स्थापित किया जाए, उसे डेटा के जरिए कैसे मापा जाए और उसमें सटीक सुधार कैसे किया जाए। सही कहा। दर्शन में जो नींव स्थिर और अमूर्त है, वो शिक्षा के इस एआई मॉडल में बिल्कुल पारदर्शी और गणितीय रूप से सिद्ध है। लेकिन इन दोनों ही प्रणालियों के केंद्र में एक बहुत ही गहरा और साझा सच छिपा है।
चाहे हम समाज के लिए नैतिकता की बात कर रहे हों या किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान हासिल करने की। अगर नींव स्पष्ट और मजबूत नहीं है तो उसके ऊपर खड़ी होने वाली पूरी इमारत का गिरना तय है। बिल्कुल, फाउंडेशन सबसे जरूरी है। आज की इस चर्चा को हम उसी गगनचुंबी इमारत के उदाहरण पर वापस ले जाकर खत्म करते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हमने देखा कि ज्ञान के मामले में एआई और ये शैक्षिक वास्तुकला हमारी कमजोरियों को कितनी सटीकता से पकड़ सकती है। ये बिल्कुल उस लेजर एक्सरे की तरह है जो नींव की हर दरार को देख लेता है और फिर हमें सीढ़ियों के जरिए महारत के शिखर तक ले जाता है। ये सब देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है जो शायद भविष्य की तकनीक के लिए है। वो सवाल क्या है? यदि एआई संचालित ये प्रणाली हमारी ज्ञान संबंधी कमजोरियों को, हमारी अज्ञानता को इतनी स्पष्टता से माप सकती है और सुधार सकती है, तो क्या भविष्य में कभी हम एक ऐसा डायग्नोस्टिक लूप बना पाएंगे जो हमारी नैतिक और दार्शनिक कमजोरियों को परख सके? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? हमारे उन एथिकल ब्लाइंड स्पॉट्स को माप सकें जिन्हें दर्शन शास्त्र आज तक नहीं माप पाया। क्या ज्ञान की तरह क्या कभी मानवीय नैतिकता को भी एआई द्वारा टेस्ट करके, आकलन करके महारत की ओर ले जाया जा सकेगा? ये सच में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम श्रोताओं को सोचने के लिए यहीं छोड़ देते हैं। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। विचार करते रहिए।